जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और हमारा जो एनडीए 2018 पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन चल रहा था, उसी में हम अब 92 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप भी मेरे साथ ये जो क्वेश्चन जैसे हम करते हैं तो अप्रोच ध्यान रखना बेटा, है ना। मैं ये बताने से पहले, सॉल्व करवाने से पहले आपसे 2 बात करूँगा। वो ये है बेटा कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो आइडियाज़ में बोल रहा हूँ कि यार ऐसा करने पे कभी कभी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको एक तरीका जैसे इसमें है, एक ट्रिक्स सी जैसी होती है, एक आइडिया होता है जिससे कि दिमाग की स्टेप, जिससे कि दिमाग खुल जाता है कि पता चलती है कि यार अगली स्टेप उसकी इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चों आपको करना क्या है कि हर सवाल को ध्यान से देखना है और उसमें जो स्टेप का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। इस पेपर के बाद आज ये लास्ट होगी, इस 2018 का जो फर्स्ट पेपर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसके पीछे रीजन है बेटा कि 2018 के पहले के जो पेपर हैं वो थोड़े से आसान हैं, पर 2018, 19, 20, 21, 22 के जो पेपर हैं वो अच्छे खासे लेवल पर हैं ना। इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम 2021 पे चलेंगे सीधा, ठीक है। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2018 का इस पेपर को आज खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। 2021, 2022 इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहले ध्यान से सुनना बेटा। मैं ये बोलता हूं कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर अगर ऑप्शन में सी 0 दिख जाए, आप अक्सर वो आंसर होता है, चलो मान लेते हैं कि अक्सर ये आंसर होगा तो आंसर सी हो गया, ऐसा मतलब बच्चे बोल देते हैं। पर फिलहाल में मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको ये बात याद नहीं रखनी, आपको जनरली ये सोचना है बेटा कि अगर लिमिट इधर देखिएगा, सारा काम लिमिट पे डला है। वैसे तो सिंपल सा है बेटा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देगा आप माइनस कॉस एक्स, और टेन एक्स का कर देना और वैल्यू पुट कर देना। एक तरीका तो ये होता है जो नॉर्मली हर बच्चा देखते ही क्लिक करेगा और वो करना चालू कर देगा। पर आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है सवाल में वो ये है बेटा कि जब भी लिमिट माइनस ए से प्लस ए होती है और इधर एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसके 2 आंसर आते हैं, ये हर बच्चा जानता है। एक आंसर इससे निकल के आएगा 0 और एक आंसर आएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स और डी एक्स, और इधर आ जाएगा 0। पर ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि अगर इफ एफ एक्स आपका जो होता है एफ एक्स इज ऑड, अगर एफ एक्स आपका ऑड है तो ये खटाक से अपन को कितना आंसर प्रोवाइड करेगा? 0। पर अगर एफ एक्स आपका इवन होता है बच्चों, एफ एक्स अगर इवन होता है, इवन फंक्शन होता है, तो ये इस तरीके से 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो हमने जैसे ही इन दोनों को देखा तो एक पल में ये नहीं बोलूंगा कि हर बार ऐसा हो जाए, हो सकता है कि आपको इवन और ऑड फंक्शन चेक करने में प्रॉब्लम जाए। इसलिए आप क्या करना, वैसे तो कर ही सकते हो आप इंटीग्रेट, बट अगर पॉसिबल है और आप ये चेक कर पा रहे हो कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स क्या है बच्चों? एफ एक्स लिखा है साइन एक्स माइनस टेन एक्स। और अगर इवन और ऑड आपको चेक करना है तो मैं क्लास में आपको बताया था कि अगर आपने इसको माइनस एक्स दिया और अगर ये माइनस एक्स को बाहर कर दे तो वो ऑड हो जाता है ना। आपने भी बोला था कि अगर ये माइनस बाहर आएगा तो ऑड हो जाएगा, और अगर ये माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, ऐसे ही बोला था हमने क्लास में कि अगर माइनस एक्स करते हैं तो अगर ये एफ एक्स आ जाए, है ना, नेगेटिव, इसको खत्म कर लिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। तो देखिएगा अब जैसे ही मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया माइनस एक्स, तो ये मिल जाएगा साइन माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों, और 10 माइनस थीटा भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। अब आप इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स माइनस 10x, और जब आप पाएंगे तो वापस से ये fx मिल गया। इसका मतलब बेटा जो f माइनस एक्स था वो माइनस fx हो गया। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि f इज ऑड। तो f कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। और अगर f ऑड फंक्शन हो गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। इसलिए हम पहले ही सी पर टिक कर चुके थे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो नहीं, ऐसे बच्चे बोल देते हैं अक्सर कि ऑप्शन में अगर 0 होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बात की रहती है कि 0 ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो उस हिसाब से हमने भी टिक कर लिया था। पर सीधी सी बात है बेटा कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से करें, अदरवाइज आप डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। चलिएगा, है ना। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। बस आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अगर पाई बाय 4 मतलब
अगर इंटीग्रेशन के केस में -a से लेकर +a में और 0 से लेकर 2a में अगर लिमिट इस फॉर्म की हो तो एक पल रुक कर आप चेक कर लेना फंक्शन कैसा है, तो उससे क्या होता है आंसर आने में के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें इवन और चेक करना है बेटा, और इस वाली कंडीशन में आपको पता है f ऑफ 2a - x चेक करते हैं, अगर ये -fx के बराबर आता है तो आंसर 0, अदरवाइज 2 टाइम्स आपको करना ही वहां पर भी। चलिएगा 92 से बाद हम चलते हैं 93 पे। देखिए एनडीए के पूछने का तरीका ही अजीब है, कभी इजी कभी डिफिकल्ट, ये सब चलता रहता है ना। चलिएगा अब जैसे ये क्या है बेटा, ये लिखा है कि इफ लिमिट a to b x³ dx इक्वल टू 0 एंड लिमिट a to b x² dx डिवाइड बाई 2/3 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली, है ना। आपको a और b का वैल्यू निकालना है। सीधी सी जाहिर सी बात है बेटा कि हर बच्चा इसको सोचेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि इसका तो इंटीग्रेट करना है, इसको 0 के इक्वेट करना है। अब ये छोटा सा काम है, इंटीग्रेशन इसका x⁴ डिवाइडेड बाई 4 a to b लिमिट आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट जब पुट करोगे तो b⁴ डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे बेटा तो a⁴ एंड 4 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहां से देखना जरा ध्यान से, 4 को आप कॉमन लेंगे, 0 पे 4 कभी 0 होता नहीं है ना। अच्छा सुनिएगा, जैसे b⁴ माइनस a⁴ डिवाइडेड बाय 4 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो दोनों साइड आपको 0 करना है, तो ये 4 तो कभी 0 होगा नहीं, है ना। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा बेटा, b⁴ a⁴ इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b⁴ इज इक्वल टू a⁴, और ये कितना हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू ±a, इस तरीके से, है ना। तो बहुत सारी कंडीशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे चलते हैं। अगर इसका इंटीग्रेट किया बेटा इस वाली इक्वेशन का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, और आपकी लिमिट जो स्टार्ट होगी वो a to b होगी, और इधर आ जाएगा 2/3। अपर लिमिट रखेंगे तो b³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस a⁴/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अभी आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो b⁴ माइनस a⁴ डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, और इधर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल करिएगा, b³ माइनस a⁴ इज इक्वल टू 2। अब होशियार बच्चा इनको कैलकुलेट थोड़ी ना करेगा, एक इक्वेशन ये मान लेगा या इसको भी मान लेगा, सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेगा, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम बचाना है कुल मिला के, तो वो इसको कैलकुलेट कर लेगा। ये आप भी जानते हो, सब इस इक्वेशनों को कैलकुलेट करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेगा, बट वो फिर ऑप्शन देख लेगा ना, क्योंकि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा वही काम बन जाएगा। तो देखिएगा आप 0 0 रख के देखिए, अगर आपने यहां दोनों जगह ए और बी का वैल्यू 0 रखा तो वो क्या नहीं आएगा बेटा, वो 2 नहीं आएगा, मतलब ये भी खत्म हो गया। अगर आपने बी और ए की जगह 1 रखा तो वो भी क्या नहीं आएगा, वो भी आपका 2 नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, -1 और +1 रखते हो यहां पर, तो -1 ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा -1। अच्छा यहां कहीं कोई मिस्टेक हो गई क्या मुझसे, 2/3 ही रहेगा ना, यहां शायद कोई मिस्टेक हो रही है, रुको 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 रुको, -a³ यहां तो ठीक है, b का वैल्यू ±a होगा। काम करते हैं, ये दोनों कंडीशन ट्रू, यहां पर यहां कोई मिस्टेक हो रही है शायद, x³ a to b 2/3, ओके। a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। देखते 1 मिनट, तो ये हो जाएगा b⁴ माइनस a⁴ इज इक्वल टू 2/3, इधर भी आ जाएगा 3, ये कैंसल आउट बेटा, b⁴ a⁴ इज इक्वल टू 2। चलिएगा तो अब यहां देखिए, जैसे b का वैल्यू क्या है, ±a लिखा है, तो आप यहां पर b का वैल्यू ±a भी लिख सकते हैं, और ठीक है देखते हैं ऑप्शन से ही चलते हैं, अच्छा रहेगा। ये दो तो खत्म हो जाएंगे, -1 +1 रखिएगा यहां, जैसे अगर आपने यहां पर रखा बेटा -1 +1, तो ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहां पर अगर आपने b का वैल्यू कितना रखा बेटा, b का वैल्यू रखा आपने 1, तो ये रख दोगे आप 1⁻3, और ये -1 रखोगे बेटा, तो ये माइनस और माइनस 1⁻3, तो ये भी 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ऐसा। इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं था, बस ये वैल्यू किसकी थी बेटा, a की, और ये वैल्यू किसकी थी, b की।
तो इस तरीके से आप चाहें तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करके भी ए और बी निकाल सकते हो, बट इतना स्टूडेंट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। जब आप एग्जाम सेंटर पे रहेंगे तब आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसे इक्वेशन आती है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही सोचते हैं कि यार ऑप्शन में भी 0 1 है, खटाखट देखो जो भी है वही आंसर है, जितना टाइम बचे उतना सही है। ठीक है बच्चों, चलिएगा, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को करने पे चलें तो ये लिमिट 0 से 1 है। इसका मतलब बच्चों ये है कि ना तो लिमिट -a से +a है, ना ही 0 से लेकर 2a दिख रही है, ऐसा 1 जैसा दिख रहा है। तो इस तरीके का काम आ गया, 0 से लेकर 2a जैसा काम आ गया। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, f 2a - x dx, इस तरीके से लिखते हैं हम। अगर आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी याद है तो बस वहीं पर दिमाग ले जाइए और देखिए, इसको मैंने लिखा i = 0 से लेके 1, ये हो जाएगा x 1 - x की पावर 9 और dx। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू होता है 0 to a f a - x और dx, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी जब आप यहाँ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा i = 0 to लेकर 1, इसमें लगेगा तो ये हो जाएगा 1 - x, और अगर आपने इसमें लगाया बेटा तो 1 - x, इस तरीके से इसकी पावर 9 और dx, ये हो जाएगा बेटा i = 0 to 1, ये 1 - x, और ये आपका देखो 1 से 1 कैंसल और x की पावर 9 और dx। तो सिमिलरली i = आपको मिलेगा 0 से लेकर 1, x की पावर 9 - x की पावर 10 और ये dx। अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन का काम है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो i = मिल जाएगा 0 से लेकर 1 x की पावर 9 dx -0 से लेकर 1 x की पावर 10 dx, इस तरीके से, और इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको। तो i = इसका कर दोगे तो x की पावर बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 0 से 1, माइनस इधर कर दोगे तो x की पावर 11/11 0 से लेके 1। तो 1 ही आपको रखना है, सीधी सी बात है। तो 1 रखेंगे बच्चों तो 1/10 आ जाएगा, बाकी वो 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ रखोगे आप तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/10, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10, तो आंसर विल बी 1/1/10, ये वाला। तो ये कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो तो कोई मैटर नहीं करता। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करना ये हर बच्चा कर लेता। अगर जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है वो ये कैलकुलेशन करके तो जानता है, बस जो नहीं उसके दिमाग में क्लिक हो पाती बच्चों वो ये बात होती है कि इसको तो मालूम ना, जैसे 1 - x की पावर 9 लिखा है, तो अगर इसमें मालूम ना वो प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो फंस जाएगा और टाइम ले जाएगा। आपने देखा होगा कि एनडीए वास्तव में ट्रिकी सवाल ही पूछता है कि जिसमें प्रॉपर्टी का यूज करके वो 2-3 लाइन 5 ज्यादा 8 लाइन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखिएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जो सोचने वाली बात थी वो सिर्फ यहाँ है, यहाँ से ये स्टेप चलने के लिए यहाँ सोचना था आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट के क्वेश्चन है, हर बच्चा जानता है कि लिमिट का नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है तो फॉर्म वगैरह चेक करना दूसरी बात है कि भाई ये कौन सा फॉर्म बना रहा है। 7 इनडिटर्मिनेंट 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं और उन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। बट जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, एनडीए जब भी कोई एग्जाम में लिमिट का क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में से लॉपिटर रूल दिखाई देता है और वो हर सवाल में लॉपिटर रूल लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, एक हद तक सही भी है, पर आप हर बच्चा ये भी जानता है, जो बच्चा होशियार है वो ये जरूर जानता है कि 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस में ही हम लॉपिटर रूल को यूज कर सकते हैं। पर फिर भी बच्चा हर जगह क्या करता है, लॉपिटर रूल ही अप्लाई कर देता है, सोचता ही नहीं है, बस उसको तो लिमिट का सवाल देखा और सॉल्व किया। जरा यहां पर ये 0 रख के देखिएगा बेटा, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये 0/0 केस भर रहा है, इसका मतलब ठीक है अब हम इसमें लॉपिटर रूल लगा सकते हैं। अच्छा, तो लिमिट, और समझदार बच्चा टोटका भी लगा लेगा क्योंकि इसमें टोटका भी लग जाएगा, पर ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10x, हाँ 10x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लॉपिटर रूल लगा रहे हैं और लॉपिटर रूल इन केस ऑफ लिमिट डिवीजन नहीं लगता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे होगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होगा। सो 10x का डेरिवेटिव होता है बच्चों sec² x और x का 1 हो जाएगा, sin x का हो जाएगा 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा
cos 2x और 2x का बेटा 2। अब जब आप यहां पर चेक करेंगे जीरो पुट करके तो cos 0 ये 1 होता है बच्चों, पर sec यहां जैसे आप जीरो रखोगे यहां sec की जगह पे cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 ही होता है। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा बेटा आपका 1 × 2, तो फाइनली आंसर 1/2 आ जाएगा। ये देखिए 1/2, मतलब बहुत छोटे छोटे सवाल पूछा जाता है। मैं यही आपसे बोल रहा हूं 2018 का पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आज की कंडीशन में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आज 2021, 2020, 22, 23 तक के जो पेपर हैं वो ज्यादा अच्छे लेवल के आए हैं, इसलिए अपन उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पर फिलहाल में शुरुआत थोड़ा सा इजी से हो तो ज्यादा सही होता है। चलेगा 96 पे चलते हैं। अब देखिए जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो ये वाली बात जरूर जानता है कि जहां पर भी स्क्वायर रूट दिखती है तो वो बिल्कुल ही वहां रेशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक 0/0 वाला फॉर्म है और 0/0 फॉर्म में बच्चा क्या करता है, रेशनलाइजेशन करना ज्यादा बेहतर समझता है। ठीक है, तो चलिएगा हम तो लॉपिटर रूल ही लगा देते हैं। चलिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हैं। जब भी h की जगह 0 रखेंगे आप, यहाँ 0 यहां 0, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, तो 0/0 बनेगा। लॉपिटर रूल लगेगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2x + 3h। और जब डिफरेंशिएशन इसका होगा बेटा x के किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम h के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसका करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसका करूंगा तो 0 और इसका हो जाएगा बेटा 3 माइनस ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका h के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 आ जाएगा। करेक्ट। अभी फाइनली क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखो तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट 2x मिलेगा बच्चों, ऊपर ये 3 रहेगा, इंटू ये हो जाएगा 2। करेक्ट। फाइनली आंसर हो जाएगा 3/4√2x, 3/4√2x। तो ये ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि बेटा मालूम ना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो लॉपिटर रूल से होते हैं क्योंकि वो फ्रेम ही ऐसा करता है। पर अभी आने वाले जो 2020 के बाद जो पेपर आए बच्चों, उसमें लॉपिटर रूल काम नहीं किया, उसमें उसने कुछ वैरायटी बदल ली लिमिट की, इसलिए पढ़ना तो आपको पूरा है। ठीक है, पर अगर बच्चों आपको लिमिट में 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिखे तो डेफिनेटली आप लॉपिटर रूल पे जा सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए कारगर काम कर देगा, मतलब एटलीस्ट ये है। 96 के बाद हम चलते हैं 97 पे। ये थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको पढ़ के एक बार में ही जवाब दे सकता है कि इफ fx इज एन इवन फंक्शन, अगर आपके पास कोई इवन फंक्शन है वेयर f नॉट इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर fx इवन फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ऑड होता है। ये देखिए ये लिखा है बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो क्वेश्चन जल्दी से हो रहा है थ्योरेटिकल वाला, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि सीधी सी बात है, आप भी जानते हो कि अगर फंक्शन अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, ये सब जानते हो। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको यही देखना है कि f' कहाँ ऑड लिखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो ये वाला भी सवाल है, इसको भी बच्चा मालूम ना बोलेगा सर क्यों कर रहे हैं, इसको तो हम नॉर्मल ही कर सकते हैं। देखिए हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि लिखा ही क्या है, y = e⁻x² लिखा है और यहाँ लिखा है sin 2x। सवाल क्या बोल रहा है कि आपको dy/dx निकालना है और x की जगह पे पाई पुट करना है। तो हर बच्चा इसको कोई ट्रिकी तरीके से सॉल्व थोड़ी ना करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि डिफरेंशिएशन बहुत स्पीडली सॉल्व कर लेता है वो, पर इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 2x और 2x का 2 प्लस सेकंड फंक्शन sin 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e⁻x² का e⁻x² और x² का 2x। इस तरीके से हर बच्चा इसका कोई रूल नहीं लगाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधा क्या करेगा, सॉल्व कर देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन उसको ज्यादा पसंद होता है, डिफरेंशिएशन वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। इसलिए डिफरेंशिएशन का सवाल गलत हो ये तो बात ही नहीं हजम होती है। सो dy/dx बच्चों किस पर, एट x = पाई पर कितना मिल जाएगा, जहां जहां x वहां पाई रखिए तो e⁻π² हो जाएगा बच्चों। cos जैसे पाई यहां रखोगे आप, cos ये हो जाएगा 2 पाई है ना, इंटू 2 प्लस साइन पाई पे 0, तो ये पूरा ही 0 चला गया। पर cos 2 पाई तो क्या है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 360 हो गया ना, 2 पाई का मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा 2e⁻π/2।
2e की पावर पाई बाई 2 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 98। आगे बढ़ते हैं 99 पे चलते हैं। हाँ, ये सवाल काफी हद तक बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिएगा सॉल्व करते हैं। सेपरेबल मेथड का कोई बड़ी चीज नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? अच्छा, ये जो है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से है जो अपन लोगों ने सॉल्व किया था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन का एक सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ी थी। इसमें क्या करना बच्चों, आपको बस ये जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो सबसे पहले तो मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2x और ये चल रहा है dy, इसको 0 के इधर लाएंगे हम तो 1/2y और ये dx हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो जाएगा 1 + 2x डिवाइडेड बाय dx और ये हो जाएगा बच्चों 1 - 2y डिवाइड बाय dy। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो dx/1 + 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/1 - 2y। और अब देखिए आपको बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहां पर इंटीग्रेशन कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1/2 log 1 + 2x और बच्चों ये कितना हो जाएगा -1/2 log 1 - 2y। अच्छा, यहां पर लिख देते हैं log c लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी log रहता है ना तो आर्बिट्री कांस्टेंट आप log c लेते हो अक्सर केस में ना, तो वो कर दिया हमने। अच्छा, अब सुनिएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई देखा जाए तो देखिए ये जो है इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 log 1 + 2x इज इक्वल टू माइनस log 1 - 2y प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया बेटा तो 2 log c हो जाएगा और डिवाइड में कितना जाएगा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे सामने अब बचा क्या है log 1 + 2x और इधर ही बचा माइनस log और ये हो जाएगा 1 - 2y और ये जो प्लस 2 log c आया है, 2 log c आया है, मैं इसको वापस से लिख देता हूं log k लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया प्लस log k और ये बन जाएगा बच्चों log k डिवाइडेड बाय 1 - 2y और ये बन जाएगा बच्चों log 1 + 2x। ये log से log कैंसिल, हाँ log से log कैंसिल नहीं होता बेटा, यहां पर भी क्या रहा होगा बेस 10 या बेस e रहा होगा, यहां पर भी बेस e रहा होगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ log बेस अगर सेम है तो आर्गुमेंट भी सेम हो जाते हैं। सो वहां से क्या मिल जाएगा हमको 1 + 2x, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, देखते हैं। और ये हो जाएगा बेटा k/1 - 2y। इस तरीके से सॉल्व करिएगा बेटा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 1 से तो 1 + 2x मिलेगा। अच्छा, फिर 2y का होगा तो -2y मिलेगा, माइनस 2 दूना 4xy मिलेगा इज इक्वल टू k। ठीक है, अब देखते हैं कहां से क्या कुछ मिलता है कि नहीं अपन को। बाकी तो ये सही चल रहा है, कहीं मिस्टेक तो अभी हुई नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2x - 2y - 4xy इज इक्वल टू k। अच्छा देखो, 1 तो कहीं नहीं है बेटा, है ना, 1 कहीं भी नहीं है। हाँ, पर एक बात जरूर है कि यहाँ पर 2x - 2y - 4xy है और यहाँ k लिखा है तो -1 कर दो, क्योंकि 1 कहीं नहीं है ऑप्शन में और इस c है तो इस पूरे को कांस्टेंट को क्या मान लो बच्चों, c मान लो, है ना। तो आपके सामने निकल के आया 2x - 2y - 4xy इज इक्वल टू c। अच्छा, उसके बाद भी देखो 2 भी कहीं नहीं है तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x - y - 2xy इज इक्वल टू c/2। अब चेक करो, x - y - 2xy इक्वल टू c और इसको बाद में उसने फिर से c मान लिया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। मुझे पता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने एक बार आर्बिट्री कांस्टेंट k ले लिया, फिर पूरे को c मान लिया, फिर c' मान लिया, k मान लिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि आप उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि जितने भी जरूरत रहती है उस तरीके से आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो इस तरीके से जितना भी कांस्टेंट आता गया आर्बिट्री, उसको मैं नया
एक कांस्टेंट देता गया और फाइनली उसने भी वैसे ही किया। देखो, तो ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि आपको लिए आसान है, इसलिए पूछा था कि आप ये आर्बिट्री कांस्टेंट की जो आइडिया है दिमाग में है कि नहीं आपके, क्योंकि अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट का आइडिया दिमाग में है तो सही बात है। और वही मैंने किया। देखो, एक बार के लिया, के बाद फिर ये बन गया, तब भी उसको मैंने कांस्टेंट लिया, फिर से चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट को आगे मूव करता गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन डील होता है बेटा। चलिएगा, ये हमारा 99 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 100 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पिद्दी सा क्वेश्चन है जो हर बच्चा जानता है और आता भी अक्सर, एनडीए पूछता भी है बच्चों। देखिए क्या पूछ लिया उसने, ऑर्डर और डिग्री पूछी है। पहले क्या पूछा है, ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, या अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है बच्चों, 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3, और डिग्री कितनी हो गई, 2, जो उसकी पावर लगी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस सवाल पे, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि कितनी टाइम आपने डेरिवेटिव किया। मैक्सिमम टाइम अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका ऑर्डर, और उस मैक्सिमम की जो पावर होती है बच्चों उसी को बोला जाता है उसका क्या, उसी को बोला जाता है उसका डिग्री। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, 101। हाँ, ये एक सवाल एक अच्छी क्वालिटी का हो सकता है बच्चों, जिसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है बच्चों कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, और एनसीआर अगर आपको याद हो, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर होता है, वो है। और बच्चों क्या लिखा है, द मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस। तो मीन जो है ना, मीन, ये जो मीन है बेटा वो 3 टाइम्स है, मतलब ये 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, वेरिएशन से। तो अगर आपको इनको बराबर करना है तो यहाँ वेरिएशन लिख दीजिए, और वेरिएशन में 3 से क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मीन जो है वो बहुत पहले 3 गुना है इसका। तो बराबर करने के लिए आपको बैलेंसिंग करने के लिए किसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरिएशन में, या इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये 3 टाइम्स है, या इसमें कर दीजिए क्योंकि बच्चा अक्सर इधर भी कंफ्यूज होता है ना। तो याद रखना कि जो मीन है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है मतलब पहले 3 टाइम्स था, अब अगर बराबर करना तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। अब देखिए, अगर मैं बाइनोमियल लिखता हूं तो P इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर, ये लिखाता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखाता है। अच्छा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों जो मीन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो NP होता है, जहां P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना, और ये मीन होता है बेटा, है ना। और जो वेरिएशन होता है वो होता है NPQ, ये होता है वेरिएशन। अब सुनना, अब अपने पास मीन है, वेरिएशन है, इस वाली कंडीशन में आप पुट कर दो। तो मीन की जगह बेटा कितना जाएगा, NP, यहां जाएगा 3, यहां जाएगा NPQ, NP से NP कट जाएगा बच्चों, 1/3 कितना मिल जाएगा, Q। तो Q का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1/3। अब सुनना, अगर आप जानते हो कि Q जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है फेल होने की, तो फेल होना और पास होना इन दोनों का सम क्या होता है, 1। आपके पास Q डला है तो P प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। Q का वैल्यू पुट कर दिया तो P का वैल्यू आ जाएगा 2/3। क्लियर, P भी मिल गया, Q भी मिल गया। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस। कितने सक्सेस चाहिए बच्चों, 3 सक्सेस चाहिए आउट ऑफ 5 ट्रायल। तो सीधी सी बात है बच्चों, n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल। सो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुआ है, 5, और ये जो हमारा सक्सेसर होता है बेटा R, वो कितना दिया है उसने, कितनी सक्सेस चाहिए उसको, 3 सक्सेस चाहिए। तो R इक्वल टू 3 हो गया। अब सवाल में कोई दम नहीं है बच्चों, सीधा इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो P इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा बच्चों 5C3, R की जगह पे 3 रखना है। P का वैल्यू बेटा 2/3 है, इसकी पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। Q का वैल्यू 1/3 है, उसकी पावर आएगी बेटा n माइनस आर। सो n कितना है, 5, R ये 2 हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, 4 and 3, ये हो जाएगा बच्चों 1, 2, 3, ये हो जाएगा 2/3 की पावर बच्चों कितना, 3, ये हो जाएगा 1/3 की पावर कितना, 2। ये कैंसिल करेंगे आप तो 3 से 3 जाएगा, 2 से ये हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इधर हो जाएगा बेटा 3 त्रिका 9, अच्छा 3 की पावर कितना, 3, और 3 की पावर 2,
8 धाम 80, ऊपर तो 80 आएगा, तो लो नीचे 243 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चा नीचे मल्टीप्लाई भी तो नहीं करेगा, 3 की पावर 5 तो कितना होता है, 243 होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछ सकता वो आपसे, उसमें दिक्कत होती है बच्चों। चलिएगा, अब देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरीके के स्टेटमेंट भी बहुत पूछे जाते हैं, पर आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए बच्चों। सुनिएगा जरा ध्यान से। ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये लिखा है बेटा उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। हाँ, तो ये तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसने किया क्या है, सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया है ए बार से। इसका मतलब अगर ये वाला फार्मूला ट्रू है बच्चों, तो ये वाला फार्मूला भी ट्रू होगा। कल को वो बी को बी बार से अगर रिप्लेस करता है तब भी फार्मूला ट्रू होगा। ओके, तो ये फार्मूला ट्रू है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करता हूं। दूसरा वाला स्टेटमेंट लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ रुको, ये गलत हो गया बेटा, जरा आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब भी मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, इसी का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, यही होता है, क्योंकि जिस पे इंटरसेक्शन पे बार लगा होता है उसको ही हम हटाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जबकि वहां पर क्या लिखा है बेटा, बी लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज मैं आपको डिस्कस कराऊं, ये वाला, क्योंकि ये आप भी जानते हो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसने लिख दिया है, तो ये वाला भी सही है। अब आप देख लीजिए, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट एंड थर्ड मतलब बी वाला है ना, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिएगा बच्चों, बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं, ताकि वीडियो भी बड़ी ना रहे और आपसे कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो जाए, है ना, सवाल भी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में 2021 के पेपर को डिस्कस कर सकें। अब क्या लिखा है बेटा, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाँ तो देखिए बच्चों, कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला जो होता है वो होता है वेरिएशन कोवेरिएशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब आपको डेटा क्या दिया है बेटा, कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना दिया है, 0.6 दिया है बच्चों। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, वेरिएशन कितना दिया है, 27, तो यहाँ 27 लिख दीजिए। सिग्मा, अब वेरिएशन ऑफ वाई, इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर वाई दिया है बच्चों, कितना दिया है सिग्मा स्क्वायर वाई, 25, तो सिग्मा वाई कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, और अपन क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ एक्स निकालना है, मतलब सिग्मा एक्स निकालना है बच्चों, इसका वैल्यू 5 दिया है। बचता ही क्या है, सिग्मा एक्स को इधर ले आइए, ये 27 कर लीजिए, ये 0.6 इंटू 5 कर लीजिए बच्चों, ये 27, ये 3.0, ये हो जाएगा 9। कोई दम ही नहीं थी सवाल में, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं बच्चों, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा बच्चों कि आपको पहले इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, भले कोई टीचर आपसे कुछ भी बोले, आपको वहां होशियारी बिल्कुल नहीं दिखानी कि मेरे को इतना आता है, मुझे इतना आता है। हर बच्चा इस बात को ध्यान रखे, आपको वहां जाके अपनी डोमेन के सवालों को पहले सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बहुत ही आसान है। अपनी डोमेन का मतलब ये नहीं कि कोई लिमिट तैयार करके गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही आसान सवाल है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करना, पहले मैं लिमिट करूंगा, तो ये भी गलत है बेटा। सीधी सी बात है कि जितने आसान सवाल पहले दिख जाए आपको उन्हीं को सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि जो आसान वाले क्वेश्चन छोड़ोगे आप तो फिर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जो टॉपर रहता है ना बच्चों, वो भी पहले आसान वाले सवाल ही करता है, पर अगर आप आसान वाले क्वेश्चन नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो डिफिकल्ट दूसरे के लिए होगा वो आपके लिए भी होगा, वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है बच्चों, ठीक है। इस बात का विशेष का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। देखिए मैंने कई बार आपसे बोला है, क्या बोला है कि जब भी नन की बात की जाए, देखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी, तो प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन ए को सॉल्व करने की कितनी दी है बेटा 0.4, और प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन बी को सॉल्व करने की कितनी दी है 0.5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सॉल्व एटलीस्ट वन, जब भी मैंने आपसे बोला बेटा कि एटलीस्ट वन पूछे, एटलीस्ट वन पूछे, तो क्लास में कई बार बोला है, मैंने बोला 1 माइनस नन, यही लिखवाया मैंने। जब भी आपसे बोला बेटा क्या पूछे कि प्रोबेबिलिटी अगर एटलीस्ट 1 होने की पूछे तो आपको 1 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और नन का मतलब होता है बेटा कि ना तो ए ने जवाब दिया हो, सॉल्व किया हो, ना ही बी ने सॉल्व किया हो। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस नन का मतलब कि ए बार, नन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ना तो इसने सॉल्व किया हो और ना ही बेटा इसने सॉल्व किया हो। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सुनिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 माइनस 30, तो ये हो जाएगा, अच्छा हाँ 30 हो जाएगा ना, 0.3, तो आंसर कितना जाएगा बेटा 0.7, तो 0.7 हो जाएगा कि भाई साहब क्वेश्चन किसी एक ने सॉल्व कर लिया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी अच्छे तरीके का माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला है इसमें, जो देखो ये कैलकुलेशन हर बच्चा कर लेगा, जो जरूर चीज है वो ये है कि जब भी एटलीस्ट 1 पूछे बच्चों, सो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है, एटलीस्ट 1 मतलब होता है 1 माइनस नन। 1 माइनस नन मतलब ना तो ए ने सॉल्व किया होगा ना तो बी ने सॉल्व किया होगा, तो उसको क्या करोगे आप, पी ए बार पी बी बार आप निकाल ही सकते हो और उसका मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करिएगा, आंसर आपके सामने दिखेगा। 105 पे चलते हैं। ये भी एक प्रकार का बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। देखिएगा वो ये बोल रहा है कि जो x1 दिया है बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर बच्चों कहां तक, xn तक, डिवाइडेड करोगे n से तो ये अर्थमेटिक मीन मिलेगा और जो कि x बार है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है वो कि सर जो xi है वो a प्लस सी बाय आई लिखा है और उसने बोला कि a और c कांस्टेंट है। देन व्हाट विल बी द मीन, आपको इनका मीन बताना है बच्चों, इनका मीन बताना है। इसका मतलब सुनना, मैं बाय आई निकाल लेता हूं, तो c बाय आई बराबर हो जाएगा xi माइनस a, और ये हो जाएगा बच्चों yi इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे बाय इसका अर्थमेटिक मीन निकालना, दैट इज मुझे बाय बार निकालना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को बच्चों n से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जैसे ही n से डिवाइड करूंगा तो ये बाय बार बन जाएगा, n से इसको डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये x बार बन जाएगा, माइनस a अपॉन c बन जाएगा। जरा चेक करिएगा 1/c x बार a, तो ऑप्शन 1/c रहेगा ना, x बार a, ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, 106 पे चलते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी हर बच्चा, ये तो बेटा थ्योरिटी ही होती है कि जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है ना, जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है तो जो लाइन होती हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होती है, मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और ये क्या बोल रहा है बेटा कि लाइन पैरेलल है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जब भी आर एक्स बाय जो होता है वो 1 होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। और ये क्या लिखे बैठा है, परपेंडिकुलर, मतलब ये भी गलत हो गया। तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी, ये तो थ्योरी वाला सवाल है और अक्सर बच्चों की ये थ्योरी याद रहती है। तो मैं भी आशा करता हूं कि आपको ये थ्योरी याद होगी। आर एक्स वाई अगर 0 होता है तो लाइन आर परपेंडिकुलर, आर एक्स वाई अगर +1 है तो लाइन्स आर पैरेलल। परंतु यहाँ क्या लिखा है, परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या लिखा है बच्चों, पैरेलल लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट। चलिएगा 107 पे चलते हैं। हाँ देखिएगा अब 107 पे चलते हैं। तो आप ये वाली बात तो समझते हैं कि आपको x बार निकालना है। तो एक लाइन क्या लिखी है बेटा, ये लिखी लाइन, क्या लिखी लाइन, 4x माइनस 5/33 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड लाइन क्या लिखा है बेटा, 20x माइनस 9 और 9 इज इक्वल टू, हाँ 33 है ना, तो इधर ले आते हैं 107 कर लेते हैं भले ऐसा।
इस तरीके की इक्वेशन लिखी है बच्चों। तो देखिएगा अभी हमको क्या करना है, आर टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड बाय बार। आप भी जानते हो कि जब इस तरीके की लाइन की इक्वेशन दी जाती हैं तो इसको हमको क्या करना रहता है बच्चों, एलिमिनेशन करना पड़ता है। एलिमिनेशन जब आप करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी बच्चों और जो किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, वही आपका क्या होता है, x बार होता है, वही आपका क्या होता है, बाय बार होता है। तो हम एक काम करते हैं, अब आप हर बच्चा इसको एलिमिनेट तो कर ही सकता है ना, नॉर्मली इसको एलिमिनेट कर सकता है, तो कर देते हैं इसको एलिमिनेट। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बना देते हैं, तो 20x हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 बाय हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 18, 185 हो जाएगा। ये 20x बच्चों, ये -9 बाय -105 इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस ये कैंसल बच्चों, ये माइनस हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ये 16 बचेगा, 16 बाय, और ये हो जाएगा प्लस, तो उधर जाके माइनस, ये 0 कैरी हुआ 9 290, माइनस से माइनस चला गया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 290 डिवाइडेड बाय 16, और 16 गुणा 17 तेरा देखना पड़ेगा बेटा, कहीं गलती हो रही है क्या। इसको जोड़ने पे 290 हुआ और 25 में से ये जाएगा 9, हाँ तो ये तो 16 ही बचा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाय का वैल्यू निकालना अपन को, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं हुई। कैंसिल करते हैं बच्चों, 2 से कैंसिल तो हो ही जाएगा। यहाँ तो कुछ गलत नहीं हुआ मुझसे, नहीं यहाँ तो कोई गलत नहीं हुआ। कहीं तो मिस्टेक हो रहा है बेटा, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, अगर ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो एक काम करते हैं ना, हम ऑप्शन से चल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन उठा लो, ये कोई भी एक ऑप्शन, 13 लिखा है, 12 लिखा है, नहीं तो एलिमिनेट तो करनी पड़ेगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं की मैंने। ये 107 है, ये 133 है, ये -9 बाय लिखा है, सही है ये। तो फिर ये 20 करने में 5 से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 5 का 20x, 5 25, और 5 से मल्टीप्लाई जब इधर होगा, शायद यहाँ मिस्टेक हुई हो, 15 का 5 कैरी हुआ 1, हाँ ये गलती हो गई बेटा, और 5 या 15 और ये कितना हो गया 165, ये मिस्टेक हो गई। और ये हो जाएगा बच्चों 20x -9 बाय -105 इक्वल टू 0 चलेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये कैंसल बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 16 बाय, और बच्चों ये उधर जाके नेगेटिव बनाएगा, 0 कैरी हुआ 1, तो 6 और 1 7 और 270, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अरे ये 107 है यार, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 की 2 हंसलाई 1, 6 और 1 7 और 272, ठीक है। तो ये कैंसिल होके अब आ जाएगा आपका 17, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू जब निकालोगे बच्चों तो 17 आ जाएगा। तभी बोलूँ कि ये 0 क्यों आ रहा है आखिर में, तो ये मिस्टेक हो रही थी, 107 की जगह में 105 लिख रहा था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों, बट सीधा सा फंडा है कि इसमें और इसमें आपको एलिमिनेट करना है, और हर बच्चा एलिमिनेट करता भी नहीं है। इसमें देखो 12 लिखा है, 18 लिखा है, 13 लिखा है, 17 लिखा है, सीधी सी बात है, बच्चा एक ऑप्शन में रखेगा और चेक कर लेगा, ठीक है। चलिएगा फिर चलते हैं 108 पे। और 108 क्या लिखा है बेटा, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, ठीक है ये। और ये क्या लिखा है, वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। देखो सीधी सी बात है कि अगर ओरिजिन चेंज करेंगे आप तो मीन चेंज होता है ना, वो डिपेंड करता है उस पर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों। और वो क्या बोल रहा है कि वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट किस पे, स्केल से, बट नॉट ओरिजिन, जबकि ये भी गलत है कि ओरिजिन पे डिपेंड करता है बेटा, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है वो, तो दोनों ही गलत है बेटा, है ना। चलो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो ज़्यादा काम के भी नहीं है अपने, आप देखें। हाँ अब जैसे ये देखिए, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ये भी सही है, देखना ये द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है, ये मैंने आपको करवाया है। अच्छा, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अराउंड मीडियन, ये भी सही है ना। तो ये दोनों ही सही हैं बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिएगा, हाँ अब देखिएगा ये क्या है, ये मीडियन वाला आ गया है बेटा, है ना। मीडियन निकालनी है तो देखो 1 ये 0 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इक्वल टू कितना है बेटा 12 है। हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये -4 × 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 2 वाला, देखो कोई सा, क्या ये 0 लिखा है, हाँ तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा 2 वाली लाइन का, देखो बच्चों 2 वाली लाइन का 2.3 आ जाएगा। 2 कहीं और है नहीं है। फिर 3 पे चलिएगा बच्चों, 3.5 है क्या, 3.5 से कहीं आपको दिख रहा है नहीं, तो 3.5 हो जाएगा। फिर 3 वाला कोई दिख रहा है 3.9। फिर 4 पे आ जाओ बच्चों, 4.6 दिख रहा है मुझे, 4.6 के बाद आ जाओ बच्चों, 4 पे लाइन पे कोई दिख रहा है क्या, नहीं। 4 के बाद 5 पे आ जाओ, 5.2 देखा मुझे, ये रहा 5.2 से, हाँ तो ये हो जाएगा 5.2। 5.2 के बाद 5 की लाइन में कोई और दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 5 के बाद आएगा 6.1, तो ये लिखा है बेटा 6.1। 6.1 के बाद देखो, 6.1 के बाद तो कुछ है ही नहीं है। 7 देखो, फिर 7.1 दिख रहा है कहीं नहीं, 7.6 दिख रहा है, ठीक है तो ये 7.6 लिखो। 7 के बाद और भी दिख रहा है 7 की लाइन कोई नहीं। 8 देखो बेटा 8.1, 8 में देखो कहाँ लिखा है, 7.6 हो गया। 8 में देखो 8.2 लिखा है बच्चों। 8.2 के बाद आप देखो 8 के बाद 9, तो 9.3 लिखा है, 9.3। और फिर उसके बाद देखो बच्चों सीधे 12.7 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 हो गए 12। चलेगा, तो n अगर इवन होता तो हमारी जो मीडियन होती है बच्चों वो n/2 ऑब्जर्वेशन होता है, प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होता है, एंड डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं 2। तो देखिएगा मीडियन m = n/2, तो 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको लिखना है बच्चों, यहाँ 7 नंबर के ऑब्जर्वेशन को लिखना है एंड डिवाइड 2 कर देना है। अब 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को उठा के करना है बेटा सॉल्व। तो ये हो जाएगा मीडियन = 4.6 + 5.2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 11.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 5.7 के समथिंग, ये वाला ऑप्शन है, खत्म, ठीक है। चलेगा, अब चलते हैं यहाँ पर, हाँ पाई चार्ट वाला है। सब बच्चे जानते हैं कि जो पाई चार्ट होता है उसमें टोटल एंगल जो होता है वो बच्चों 360 का बनता है, और 360 में हमें कौन सा, अगर 20% के लिए देखना हो कि इन मैथमेटिक्स 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, तो इफ द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं बच्चों, 20% स्टूडेंट है, तो 20% निकालना है आपको किसका, 360 का, ओके। तो ये हो जाएगा 20 × 360 डिवाइडेड बाय 100, ये गया ये गया ये गया और ये गया,